लंबी क्लास है, स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं हम लाइट की। लाइट की दो प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक है रिफ्लेक्शन, जब तक पूछो नहीं बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। दूसरी है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम when it strikes on reflecting surface। किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में वापस आना लाइट का। ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। when it propagates from one medium to another। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो लाइट बैंड करती है। ठीक है। अब हम समझेंगे पहले रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन के लिए हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम कैसे लेते हैं? प्लेन। अगर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर होगा, और अगर प्लेन नहीं हुई तो रिफ्लेक्शन तो होगा, बस प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है। अब ध्यान दो, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से कैसा रिफ्लेक्शन होता है? ये एक लाइट आई और रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है। ये नॉर्मल है। आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। इसे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो याद रखना, इंसिडेंट एंगल वो एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है, और रिफ्लेक्टेड एंगल वो एंगल है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ठीक है। तो यहां से बात आई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। दो लॉ है हमारे पास। पहला लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल must lie on same plane।
सेम प्लेन बोला है बेटा उसने, सेम पॉइंट नहीं। अब जरा ध्यान दो, ये एक सेम प्लेन है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत सोचना कि एक ही पॉइंट होना चाहिए, गलत ये होगा। कि यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल इस प्लेन पे है और रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन पे है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ये ठीक है। ठीक है, दूसरा है, दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी बात रिफ्लेक्शन की। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर में, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम यहां रखें तो उसकी इमेज कहां बनेगी? उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पर वो मिरर से ऑब्जेक्ट है, उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी। अगर मान लो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये यहाँ पर है, तो -10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, अंदर बनेगी। ये मिरर आपका ओरिजिन का काम कर रहा है। एक चीज आती है लेटरल इन्वर्जन, मतलब जितनी भी चीजें हैं आपको मिरर में, वो इमेज की फॉर्म में दिखाई देगी, ए बी सी। अच्छा, ए एज इट इज ही रह जाएगा क्योंकि उसकी इमेज सेम ही रहती है, बी उल्टा हो जाएगा, सी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सी पहले आएगा, हाँ। ठीक है, देखो भाई, दूसरी सरफेस जो आती है आपकी, वो आती है स्फेरिकल सरफेस। देखो, स्फेरिकल सरफेस की अगर हम बात करें तो ये एक होलो स्फेयर लिया है, जिसमें से मैंने कट कर दिए ये दो पीस और उनको शाइन कर दिया। देखो, एक सरफेस बनी आपकी ऐसी और एक सरफेस बनी आपकी ऐसी। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर को और उस पे साइन कन्वेंशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखो, एक चीज समझो, ये जो कर्व है ये इस तरफ है, ठीक है, तो उसका सेंटर भी कहीं इधर होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसका सेंटर बनाते हैं। अब सेंटर का एग्जैक्ट हाफ कर दो, वो हो जाएगा आपका फोकस। और जहां पर आपका मिरर कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसे हम कहेंगे पोल। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपर्चर है। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान दो, अब इसी को उठा के हम ले जा रहे हैं और चीज समझाने के लिए। ये देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर। अब ये मिरर अभी जो बनाया ना, ये कनकेव है ना कन्वेक्स है। जब तक मैं इसकी सरफेस शेड नहीं कर दूंगा, वो नहीं बता दूंगा भाई कौन सी सरफेस इसकी शाइनी है, जहां ये इस तरीके से बनाया जाता है उसके ऑपोजिट सरफेस जो होती है वो शाइनी सरफेस होती है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, फिर से वही पॉइंट, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, ठीक है। अब मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है, यह ऑब्जेक्ट, यह इमेज। अब डिस्टेंस देखेंगे। पहली बात, सारी मेजरमेंट पोल से की जाएगी, ये साइन कन्वेंशन है, सारी मेजरमेंट पोल से की जाएगी और याद रखा जाएगा इंसिडेंट रे को, आने वाली रे को। अब एक चीज देखो, जो ऑब्जेक्ट से रे आएगी, ये जो मैंने येलो कलर की रे बनाई है, ऑब्जेक्ट से आ रही है मिरर की तरफ। जो ऑब्जेक्ट से रे आएगी मिरर की तरफ, ठीक है, वो आपकी इंसिडेंट रे है। जो ऑब्जेक्ट से रे आएगी मिरर की तरफ, वो इंसिडेंट रे, आने वाली रे। अब उस रे का एरो देख लो आप, इस रे का एरो जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? मुझे दिखाई दे रही है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है लेफ्ट से राइट है, लेकिन जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं उनकी डायरेक्शंस कहाँ है? पहले तो आप पोल से एक स्ट्रेट लाइन ले लो मार्क करने के लिए बस। अब ये पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, पोल से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, रेडियस, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, और पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज तक का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अब जरा नाम देखना, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, रेडियस को आर से, इमेज डिस्टेंस को वी से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं। समझ लो इसको आराम से, ठीक है। अब बिल्कुल इसके साइड में एक और मिरर बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो। इस मिरर में सेंटर इधर होगा, क्यों? क्योंकि इसकी कर्व इधर है, तो अगर मैं इसका सर्कल बनाऊंगा तो इधर ही आएगा ना सेंटर, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी ध्यान रखना। फोकस इधर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इंसिडेंट रे बना रहा हूं मैं, इंसिडेंट रे। दूसरी चीज, पोल से सारे डिस्टेंस, फोकस तक फोकल लेंथ, सेंटर तक रेडियस। अगर इमेज यहां है,
तो ये होगा आपका इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, फिर वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से, इमेज डिस्टेंस v से, फोकल लेंथ f से, और ये रेडियस r से। ठीक है, दोनों तरफ देख लो, दोनों मिरर एक्सप्लेन करती है। अब बात क्या क्या समझनी है आपको, जितनी भी मेजरमेंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव होगी, जितनी भी मेजरमेंट इंसिडेंट रे से ऑपोजिट होगी वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अगर ये है तो सारी इधर की कैलकुलेशन पोल से स्टार्ट होने वाली पॉजिटिव होगी और सारी इधर की कैलकुलेशन पोल से स्टार्ट होने वाली नेगेटिव होगी। अब देखते हैं हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। मैं इसको देख रहा हूं पहले, इसमें मुझे F दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इंसिडेंट रे के एरो से उल्टा है हुआ है, रेडियस भी उल्टा है, V भी उल्टा है और U भी उल्टा है। इसका मतलब फोकस जो है वो नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, रेडियस नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस यहाँ तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है। बस तो आप एक कहोगे केस पॉजिटिव होगा। बेटा जब पूछे तब बोलो, इसमें नेगेटिव है एक्सेप्ट वन केस। वो केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा देखते हैं। इसमें मुझे U तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, V पॉजिटिव है दिखाई दे रहा है भाई, V इधर है, फोकस भी इधर है, रेडियस भी इधर है, तो ये सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां तक तो हमने बातें समझ ली, और यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूँ कि फोकस F का मतलब है फोकल लेंथ, R का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। खत्म कहानी। ठीक है, ये थी साइन कन्वेंशन। सारी बातें लिख दी हमने, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है और किसके लिए हम किस लेटर को यूज करते हैं। जैसे इमेज डिस्टेंस के लिए हम B को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए U को करते हैं, फोकल लेंथ के लिए F को करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए R को करते हैं। अभी क्विक फिक्स लाता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अब बारी आती है एक और टॉपिक की, वो है रे डायग्राम। अब रे डायग्राम्स के लिए कुछ रूल्स है, देखो जल्दी से देखेंगे। ये आपका कनकेव मिरर, इस कनकेव मिरर की 3 केस हो सकते हैं। देखो कैसे। पहला केस, इंसिडेंट रे पैरेलल आई, किससे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से, और कट करता है फोकस पे, रिफ्लेक्ट होकर
फोकस पे कट करता है, ठीक है। और अगर इंसिडेंट रे आ रही होती एफ से कट करती हुई तो वो पैरेलल हो जाती। तीसरा केस, अगर वो सी से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती। तीन केसेस है कि भैया अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो एफ से कट करे, अगर एफ से कट करके आ रही है इंसिडेंट रे तो अब पैरेलल हो जाए, और लास्ट केस क्या है, अगर सी से जा रही है, सी से आई है तो वापस उसी सी पे ही जाएगी, ठीक है। एक ही में समझा दिए सारे, मैंने 3 डायग्राम बनाए थे। चलो ये 3 रूल थे। अब 3 इसके देखो बेटा, सेम रूल है बस लेंथ थोड़ा सा अलग है। कनकेव लेंस, ठीक है। देखो अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से कट करेगी, लेकिन फोकस तो मिरर के पीछे, पीछे कैसे जाएगी, वर्चुअली। डॉटेड लाइन का मतलब है वर्चुअल, और ऐसे जाती दिखाई देगी, ठीक है। बात को समझो, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई रे सी से जा रही है, अब सी से कैसे जाएगी भाई, बताया ना, सी तो वर्चुअल है। ये आ रही सी से, ठीक है। तीसरा केस, अगर एफ पर आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ये 3 केसेस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के 3 केसेस हैं रे डायग्राम बनाने के। रे डायग्राम अभी हम बनाएंगे, पहले इनको समझ लो आराम से, ठीक है। अब मैं फिर से एक बारी साइन कन्वेंशन समझाता हूं, और इस बार साइन कन्वेंशन में मैं हाइट भी समझाऊंगा। साइन कन्वेंशन समझा कैसे रहा हूं, जरा ध्यान दो। हमने 2 मिरर ले लिए, वही कॉनकेव कॉन्वेक्स, दोनों मिरर पे पहले बनाए फोकस और सेंटर। ध्यान दो, फोकस और सेंटर कहां बना रहा हूं। फिर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंसीडर कर ली, उससे इमेज की पोजीशन बना ली। इसमें भी ऐसा किया। अब देखा, याद क्या रखना है आपको, साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो रूल है वो तो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में सारी कैलकुलेशन नेगेटिव होगी, उसी डायरेक्शन में सारी कैलकुलेशन पॉजिटिव होगी, पहली बात। दूसरी बात, और इंसिडेंट रे आप देख रहे हो, वैसे इससे उल्टा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है मिरर आपको हमेशा ऐसा मिले, हो सकता है भाई वो चाहे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रख सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऑब्जेक्ट अगर कोई राइट हैंड साइड में रखेगा तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन जनरली ऑब्जेक्ट यही मिलेगा आपको, मिरर के इधर फेस करता हुआ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि मिरर के इधर फेस कर रहा हूँ, उल्टा रखा हो, तो उस केस के लिए आप हमारा बेसिक लॉ ध्यान रखेंगे कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो जो चीजें होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती है, और अगर सर उसकी फिर से बात ना बताना। करें, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया।
अब देखो, अब 1 मिनट रह गया बेटा, इसके बाद रीजॉइन भी करना है सबको। अब मैं ये बता रहा हूं कि आपको अगर ये ओरिजिन बोल दूं मैं, देखो इस चीज को देखो, ये पॉइंट जो पोल है, मैंने बताया भी था, यही आपका मेजरिंग पॉइंट है, जिसको जहां से आपको मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। तो ये 0 है आपका। तो ये एक लाइन मेथड के हिसाब से आप ये जानते हो कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीजें नेगेटिव और राइट हैंड साइड में सारी चीजें पॉजिटिव होती है। 0 से ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं और नीचे सारी चीजें, तो ये वाला रूल आप लगा सकते हो, ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे सारी चीजें नेगेटिव। अच्छा मेरी बात सुनो, ऊपर का और नीचे का मतलब है हाइट, ऊपर और नीचे का मतलब क्या है, हाइट, और लेफ्ट साइड का मतलब है पोजीशन, डिस्टेंस। ये सारे लेफ्ट पे होंगे नेगेटिव, राइट पे होंगे पॉजिटिव, खत्म कहानी। ठीक है, ये तो साइन कन्वेंशन वाली बात हुई। एक चीज और, जितनी भी चीजें मिरर के पीछे बनेंगी वो बनेंगी वर्चुअल, जितनी भी चीजें मिरर के सामने बनेंगी वो बनेंगी रियल, जितनी भी चीजें रियल बनेंगी वो इन्वर्टेड होंगी। ध्यान दो बेटा एक बारी सारे बच्चे, ये है आपका मिरर, इसके पीछे जो चीजें बनेंगी, इमेज फोकस अगर पॉइंट आया तो, या रेडियस आया तो, वो होंगी वर्चुअल। इसके आगे मिरर के फ्रंट पे जो बनेगी वो सब रियल बनेगा। ठीक है, जो चीज रियल होगी वो उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, जो चीज रियल होगी वो उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, जो चीज वर्चुअल होगी वो सीधी या इरेक्ट होगी। अभी इनकी पोजीशंस देखेंगे हम, जब रे डायग्राम बनाएंगे ना तब बहुत सारी पोजीशन देखेंगे तो ये और समझ में आएगा। चलो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रे डायग्राम्स की तरह, ध्यान देना सारे बच्चे। पहला है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में किस किस पोजीशन पे रे डायग्राम हो सकते हैं? पहला, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये एक मिरर ले लिया है हमने, फोकस और सेंटर के साथ। देखो पोल, फोकस, सेंटर। ठीक है, बना लिया। अच्छा अब जरा ध्यान दो, हम बात कर रहे थे यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर की। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो सारी स्ट्रेट लाइंस आएंगी, देखो इंफिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी और वो जाके कट करेगी फोकस पे। ठीक है, इससे एक बात और पता चल गई कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का है। आगे देखते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कॉनकेव लेंस की, देखो कॉनकेव लेंस
बीच में से पतला होता है। अगर वो आता है कि आप इसको टच करके कैसे पता लगाएंगे, तो बीच में से पतला होता है, साइड से चौड़ा होता है। और कॉन्वेक्स लेंस बीच में से चौड़ा होता है, साइड से पतला होता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ, अब देखो दो रे डायग्राम बनते हैं इसके। पहला, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रख लो, पैरेलल रे जो जाएगी वो रिफ्लेक्ट करने के बाद दूर जाएगी और वापस आकर F1 पे मिलेगी। और पैरेलल रे अगर C से जाएगी तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो मुझे ये छोटी सी इमेज यहाँ दिखाई दे रही है, ये इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधी है, स्मॉल है, बिटवीन C एंड F। एक और केस देखो, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल रे सीधी आ रही है, तो वो सब आके F पे मिलेंगी। ठीक है, और यहां से ये डाइवर्जिंग नेचर दिखाई देगा इस लेंस का। लास्ट वाले में मैंने क्या किया है बेटा, ये सारी ना पैरेलल रेस आ रही थी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है, वो सब फोकस पे मिलेगी। अब फोकस पे ये तो रिफ्लेक्ट करके आगे जाता है क्योंकि इसका डाइवर्जिंग नेचर है, तो इनकी डॉटेड फॉर्म यानी कि ये वर्चुअली मिलेंगी। वर्चुअल इमेज ये पीछे आके मिलेंगी वर्चुअली। ठीक, ठीक है ना। सर अभी भी नहीं आया समझ। अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं, एक रे है भाई, ये देखो, जब कोई रे पैरेलल आती है तो उसका सर रूल होता इमेज है, समझ में आई इमेज। इमेज तो बेटा डिमिनिश है, साइज थोड़ी है उसका, कोई छोटी सी इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज, जैसे यहाँ पर बनी थी ये। अच्छा सर ओके आ गए। कोई बात नहीं, दोबारा समझ ले, अगर कोई रे पैरेलल जाती है तो वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट करती है कि पीछे आके एक पॉइंट पे मिले। ठीक है, वो जो पॉइंट है वो तेरा फोकस है, हमेशा पैरेलल रे फोकस पे आके मिलती है, जैसे उसका था रूल वैसे इसका रूल है। ठीक है, यहाँ सारे के सारे फोकस पे आके मिल रही है, तो छोटा सा इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, पीछे इस पे बन रही है वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल होगी, स्मॉल इन साइज होगी या डिमिनिश्ड होगी, इरेक्ट होगी। अब इरेक्ट तो इसमें क्या ही पता चलेगा, बहुत छोटी इमेज बनेगी। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट बनता है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और एट एफ बनेगी। ठीक, ठीक है सर। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास फिर से रिलेशंस आते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर।
जैसे हमने आपसे लेंस फॉर्मूला बोला था वैसे एक मिरर फॉर्मूला होता है, और मिरर फॉर्मूला बोला था वैसे एक लेंस फॉर्मूला होता है। वो देखो, लेंस फॉर्मूला देखो क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वहां प्लस था, यहाँ माइनस है, बस इतना फर्क है। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है सर। अब साइन कन्वेंशन देखो एक बार, आप ऑब्जेक्ट जनरली नेगेटिव ही होता है, कुछ केसेस होते हैं जिसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन मेरे ख्याल से 10th क्लास तक वो नहीं आता। ऑब्जेक्ट नेगेटिव ऑलवेज। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, इमेज पॉजिटिव, एक केस को छोड़ के। फिर वही, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो। अच्छा, कॉनकेव लेंस की बात करूं तो फोकस नेगेटिव, रेडियस भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, खत्म कहानी। मैंने मिरर की आपसे सुबह बात की थी, तो मिरर में कॉनकेव मिरर में फोकस नेगेटिव, रेडियस नेगेटिव और इमेज नेगेटिव, फिर वही एक केस छोड़कर जब पॉजिटिव होती है, वो है पी और एफ के बीच का। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, इमेज ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ आई? यस सर। तो यहां आपका लाइट चैप्टर समाप्त होता है। स्टार्ट करें बच्चों? देखो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की आपसे। हाँ, तो देखो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया आपकी, म्यूट हो जाओ बेटा थोड़ी देर के लिए और जरा ध्यान दो। जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो हम यहाँ पे लाइट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की बात करते हैं। जरा ध्यान दो, मान लो दो मीडियम है, एक तो ये मीडियम है और एक बाहर है। बाहर है मीडियम 1, अंदर है मीडियम 2। ठीक है, ये एक रे आई और अपने पाथ से या तो यहां डाइवर्ट हो गई, एक केस ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि ऐसे दो मीडियम थे जिसमें लाइट आई और अपने पाथ से यहां डाइवर्ट हो गई। देखो, अब मैं आपको बताता हूं, ये जो डाइवर्ट होती है उसको मेजर किससे करते हैं? नॉर्मल से। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। ध्यान दो, ये एंगल है इंसिडेंट रे का, ये एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का। तो अगर इंसिडेंट एंगल बड़ा है रिफ्लेक्टेड एंगल से, तो सेकंड मीडियम ज्यादा डेंस था। और अगर रिफ्लेक्टेड एंगल बड़ा है इंसिडेंट एंगल से, तो सेकंड मीडियम कम डेंस था। ठीक है, बात समझ आई? बच्चों यस सर। ठीक है, आ अब गया। जरा यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं
डेंसर मीडियम की। डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स, जिस मीडियम के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। रेयर मीडियम वो होता है जिस मीडियम के मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये रहा इसका नॉर्मल मीडियम की सरफेस से। अब ये इंसिडेंट रे आई रेयर मीडियम से और टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक गई। या फिर ये रे आई डेंसर मीडियम से और रेयर में जाते वक्त अवे फ्रॉम द नॉर्मल झुक गई। तो रेयर में जाते वक्त वो नॉर्मल से दूर गई, डेंसर में आते वक्त वो नॉर्मल की तरफ गई। ठीक है, तो ये बात हुई रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त रे की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर मीडियम गाढ़ा है तो रे स्लो चलती है, अगर मीडियम पतला है तो रे फास्ट चलती है। यानी कि रेयर मीडियम में स्पीड तेज हो जाती है और डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे फर्स्ट में रिफ्लेक्शन वाले में जो लॉ था वो ये था कि I इक्वल्स टू R होता है। यहाँ पे I और R इक्वल नहीं होते। यहाँ पर मीडियम को समझाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू से दिखाया जाता है या एन से भी दिखा सकते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे कैसे। मान लो एक लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का है। तो इसको हम लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, ये रहा मीडियम 1, ये रहा मीडियम 2, लाइट आई और लाइट सेकंड मीडियम में गई। मीडियम 1 से 2 में गई, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है और इसे कहते हैं हम स्नेल्स लॉ। एक बात। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 अगर मुझे निकालना हो तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात को याद रखना। अच्छा, वो कहे कि n1 क्या होगा, फिर वही वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से रिप्रेजेंट किया जाता है। रुको, उल्टा लिख दिया मैंने। अब ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ठीक है, अब देखो। अच्छा, अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेलोसिटी, समझ नहीं आया ऊपर वाला। हाँ बेटा देख, दोबारा ध्यान दे। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, जैसे देख, यहाँ ध्यान दे अनस, ये लाइट मीडियम 1 से चल के मीडियम 2 में जा रही है। बेटा तेरा नेटवर्क खराब आ रहा है तो म्यूट ही रहे, जो भी लिखना हो मेरे को मैसेज कर दियो। ठीक है, अब बोलियो मत। अब ध्यान दो, 2 मीडियम दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ पे, 1 और 2। मीडियम 1 से 2 में जब आएगा तो मीडियम 1 में वेलोसिटी है लाइट की v1, मीडियम 2 में वेलोसिटी है लाइट की v2। तो मैं इसको लिखूंगा v1 डिवाइडेड बाय v2। जरा ध्यान दो, एक बात तो आप ये समझ लो,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमें बताता है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मीडियम। जितने मॉलिक्यूल्स किसी मीडियम में ज्यादा होंगे उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का, वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल नहीं होता इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का वैक्यूम से ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर से ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का यहाँ पर इन सब में सबसे ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा डायमंड का। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि डायमंड जो है वो ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल जो है ज्यादा कॉम्पैक्ट है। वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स कम है, उससे ज्यादा डेंसर है एयर, एयर से ज्यादा डेंसर है वाटर, वाटर से ज्यादा डेंसर है ग्लास, ग्लास से ज्यादा डेंसर है डायमंड। एक पॉइंट इसी से इन्वर्स कर दूं तो, यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी वैक्यूम की ज्यादा है, वेलोसिटी एयर में कम है, वेलोसिटी वाटर में और कम है, वेलोसिटी ग्लास में उससे भी ज्यादा कम है, और वेलोसिटी डायमंड में सबसे कम है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमंड में बहुत कम है, उससे ज्यादा ग्लास में है, उससे ज्यादा वाटर में, उससे ज्यादा एयर में। अब मैं आपको बताता हूं जो वैक्यूम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1 है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1.0054, इसको हम 1 ही मान लेते हैं। वाटर का काफी ज्यादा है 1.33, ठीक है, इसको 4/3 भी कहा जाता है। 4/3 को डिवाइड करोगे 1.33 ही आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी लाइट की 2.42 टाइम्स कम है इसमें। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है डायमंड में वैक्यूम के कंपैरिजन में 2.42 टाइम्स कम है, ठीक है। और अगर कोई पूछे वैक्यूम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का क्या मतलब है, तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहां सी लिख दिया गलती से, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। बात समझ आई बच्चों? हाँ भैया। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं वेलोसिटी की। अगर मुझे ग्लास में लाइट की वेलोसिटी निकालनी है तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी वैक्यूम में जो थी उसको डिवाइड कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से, करके देखना। वेलोसिटी जो डायमंड में होगी वो होगी वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। वाटर में जो होगी वो होगा वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ डायमंड। अब मेरी बात सुनो, वैक्यूम में वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में है 1.5। वैक्यूम में वही रहती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42, तो 2.42 टाइम्स कम हो गई ना डायमंड में। नीचे वाटर आना था, वाटर में कितना कम हो गया, वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर,
1.33 होता है। ठीक है, तो आप वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन समझे? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जैसे वहां पे हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस देखी थी, अब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस देखेंगे। वहां पे हमने एक स्फीयर लिया था जो होलो था, अब सॉलिड स्फीयर लेंगे। देखो ये एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर में से मैं ये पार्ट निकाल सकता हूं, जरा ध्यान देना। ये जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूं ना, ये एक तरीके का लेंस है, और इसके कटने के बाद जो ये बचेगा ये दूसरे तरीके का लेंस है। ठीक है, देखो ये वैसे ही जैसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस लिया था वो प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। एक लेंस आ गया आपका ये है कॉन्वेक्स, और एक लेंस आ गया आपका ये है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके बाद बारी आती है इसमें किस तरीके से F और C दिखाई देते हैं। देखो इसमें जो C आता है वो है ऑप्टिकल सेंटर। F जहां पहले C होता था, यानी कि रेडियस जहां तक जाता था, वो अब बन चुका है 2F। अगर मैंने ऐसा लेंस बनाया तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों तरफ से बराबर। हो सकता है दोनों तरफ से बराबर ना हो, तो मैं यहां लूंगा F1 2F1, यहाँ F2 2F2। ठीक है, अब सारी कैलकुलेशन सेंटर से की जाएगी, पहले सारी कैलकुलेशन पोल से की जाती थी। तो सेंटर से लेके F1 तक हमारा फोकल लेंथ, सेंटर से लेके F2 तक हमारा रेडियस। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हम ये वाला फोकस ले रहे हैं, ये वाला क्यों नहीं ले रहे? तो ध्यान दो, ये जो फर्स्ट सरफेस है ना, इसी सरफेस के फोकस और सेंटर को आप कंसीडर करोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। सर एक बार दोबारा क्यों जाओ? किस चीज को? सर ये वाले सेंटर को कैसे? देखो भाई, सेंटर का मतलब है आपका ऑप्टिकल सेंटर। F का मतलब है फोकस। ये फोकस सेकंड सरफेस का है, इस सरफेस का। ठीक है, इस सरफेस का फोकस और इस सरफेस का ये रेडियस। ठीक है, पहले ही बताया था मैंने आपको रेडियस 2F के इक्वल होता है, तो इसलिए इसको 2F लिख दिया। ये है फोकस, यहां तक आएगा आपका रेडियस। ठीक है, अब नीचे देखो, मैं लेंस बदल रहा हूं आपका। अब लेंस आया है कॉनकेव। कॉनकेव लेंस में भी सेंटर बीच में होता है। F 2F, अब 1 इधर आ गए हैं, F 2F। अब जरा ध्यान दो, अभी किसने क्वेश्चन पूछा था बेटा? सर मैंने ये यश। सर देख यश, अगर मैं इस वाली सरफेस को देखता हूँ, फर्स्ट सरफेस को, तो मैंने सुबह भी बताया था कि स्फेरिकल सरफेसेस जो होती हैं वो इस तरीके से पता चलती है। सेंटर ये बन रहा था तब। यस सर। अब इस वाली सरफेस को देख, अब सेंटर क्या बन रहा है? ठीक है, तो इसके फोकस और रेडियस सामने पड़ेंगे और इसके पीछे पड़ते थे। ठीक है,
ये रहा इसका फोकस, ये रहा इसका रेडियस। देख लो, आराम से समझ लो। सी ऑप्टिकल सेंटर है, F1 F2 फोकस है, 2F1 2F2 रेडियस तक का डिस्टेंस है। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है। बेटा जब वो 10 मिनट वाला आ जाए ना स्लॉट, वो जो जूम का आता है, तो बता देना मेरे को। ठीक है। अब देखो रे डायग्राम्स। पहले रे डायग्राम्स के लिए रूल्स हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में ये सेंटर है, ये फोकस, ये फिर 2F, ये F1, ये 2F2। अब जरा ध्यान देना बेटा, अगर कोई पैरेलल रे है तो वो फोकस से कट करेगी, करेगी। यही हमने सुबह करा था जब हमने बात की थी मिरर की। कोई रे अगर सेंटर से जा रही है सी से, तो वो सीधी चली जाएगी। अगर कोई रे फोकस से आई है तो वो पैरेलल हो जाएगी। 3 रूल समझ आए बेटा? सर लास्ट आप बताना एक बार। अगर कोई रे फोकस से आई है तो वो पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगी, और जो सी से जा रही है वो सीधी जाएगी। कोई दिक्कत? सर मतलब जो सी से पहले हो गई थी वो स्ट्रेट ही रहेगी ना? हाँ, वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ। ठीक। अब जरा ध्यान दो। अब मैं फिर से रे डायग्राम्स के केस ले रहा हूँ, जैसे सुबह लिए थे वही 6 केस। ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशंस पे रखेंगे। देखो कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को। जैसे 6 केस थे सुबह कॉनकेव मिरर के, यहाँ होंगे कॉन्वेक्स लेंस के। देखो when object is placed, पहला between F and C। अब ये F and C कौन सी पोजीशन है? C ये रहा, F ये रहा, 2F ये रहा, और ये पोजीशन है आपके ऑब्जेक्ट की। देखो जो रे पैरेलल होगी वो F से कटेगी, और जो C से पास होगी वो सीधी चली जाएगी। कोई डाउट इसमें? बोलो। ओके। आगे तो ये कहीं मिल नहीं रहा, पीछे जाके इसकी इमेज बनी है। देखो इमेज पीछे बनी है। लेंस में ये हिस्सा वर्चुअल होता है और ये हिस्सा रियल होता है। बाकी सारी बातें वही हैं। मतलब ये यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो नेगेटिव होंगी। आ जाओ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को F पे रख दूं तो
अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दूं तो स्ट्रेट लाइन, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी, वो एफ से कट करेगी, और जो सी से जा रही है वो सीधी जाएगी। ये आगे जाके कहीं नहीं मिल रहा, पीछे जाके भी कहीं नहीं मिल रहा, तो ये इन्फिनिटी पे देगा अपनी इमेज। ठीक है। तीसरा केस, बिटवीन एफ एंड 2f, ये रखा है 2f के बीच में, सीधी होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो f से काटेगी, c से जा रही होगी तो आगे जाके c से जाने वाली अपना पाथ रिट्रेस करेगी, आगे जाके कहाँ मिली, 2f से भी ज्यादा आगे। ठीक है। अब जरा देखो, पहली इमेज में मुझे इमेज मिली वर्चुअल, पहली इमेज है वर्चुअल, सीधी यानी कि इरेक्ट, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे। सर फर्स्ट वाला फिर से रिपीट करा। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे और लार्ज। भाई देखो, अगर कोई रे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो और अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो वो एफ से कट करेगी, और सी से जा रही हो तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। आगे जाके तो ये कहीं मिल नहीं रहा था तो मुझे इसे पीछे मिलाना पड़ा। समझ आया? यस सर। ठीक है। सेकंड केस, इस वाले में भी पैरेलल रे थी रिजॉइन करनी या, है? हाँ रिजॉइन करना है। कितनी देर रह गई है? तो 3 मिनट। 3 मिनट। हाँ, रिजॉइन करना है, रिजॉइन करना है। अगर सीधी जा रही है तो एफ से कट करेगी, सी से जा रही है तो सीधी चली जाएगी, ये पीछे जाके कहीं नहीं मिलेगी। तीसरा केस, अगर ये एफ से कट करता है और सी से पास होता है तो जहां मिलेगा वो होगा बियॉन्ड 2f। कहाँ होगा? बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f। ठीक है। देखो अब इस वाले केस को देखना जरा। ऑब्जेक्ट रखा है एट सी, एट 2f, एट 2f तो ऑब्जेक्ट रखा है। फिर वही केस लेंगे हम, अगर स्ट्रेट रे जा रही है तो वो कट करेगी f1 से, और अगर c से पास हो रही है तो ये मुझे मिलेगा 2f से सीधा 2f पे ही बनेगा। बात समझ आई? मैं दो ही केस ज्यादातर लगा रहा हूं। अगर रे पैरेलल है तो f से कट करेगी और c से जा रही है तो रिट्रेस करेगी अपना बात। एक केस ये भी हो सकता है कि अगर रे f से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओके सर। अब अगला केस देखो। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा? बियॉन्ड 2f। ये देखो, बियॉन्ड 2f रखने पर ये स्ट्रेट रह गई, f से कटेगी। अर्नव आया आज? ये Yes, बनेगी f, आया भाई अर्नव? ठीक है बेटा, f1 और f2 के बीच में।